डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्याम आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो इस समय करंट इश्यूज में बना हुआ है। वह है भारतीय अर्थव्यवस्था का इंडियन इकोनॉमी। देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि हर एक शिक्षित नागरिक को, जो भी भारत का नागरिक हो या फिर वो दुनिया का, इस धरती का अगर वो मनुष्य है, तो उसको दो विषयों का ज्ञान तो होना बेहद जरूरी है। एक तो देश की संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, और दूसरी जानकारी अर्थव्यवस्था की होनी चाहिए। कोई भी देश हो वह दो ही तरीके से चलता है, चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो। तो इकोनॉमी को समझना बेहद जरूरी है, और उसमें प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पादन है, भारतीय कृषि का जो उत्पादन है, उसको लेकर के समझना बहुत जरूरी है गाइस। आज उसको लेकर के ही इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है देश में, और क्या है उसकी भी पृष्ठभूमि हम करंट अफेयर्स में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें भारतीय कृषि को समझना होगा। भारतीय कृषि की संरचना कैसी है, कैसा है भारत, जो है भारत का भौगोलिक परिवेश कैसा है, और कि इन इकोनॉमिक दृष्टिकोण से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत लोग इस पर निर्भर हैं। तो भारत एक, इस समय अगर देखा जाए तो दुनिया में उपभोक्तावाद, जो अगर उत्पादन, उपभोग और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीन जो अर्थव्यवस्था की क्रियाकलाप हैं, तीन प्रक्रियाएं हैं, तीन क्रियाएं हैं, इन तीनों में से अगर देखा जाए किसकी प्रधानता ज़्यादा है, तो भारत एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक उपभोक्तावादी, उपभोग परक इकोनॉमी है, जहां पर उपभोक्ता की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है। अब ऐसे परिवेश में जहां पर कृषि पर निर्भरता या फिर सर्विस सेक्टर पे और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सबकी भूमिकाओं को हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए भारतीय कृषि को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, भारतीय कृषि की अगर मैं बात करूं आपसे, तो भारतीय कृषि की बात करने से पहले सबसे पहले हमको जानना ये होगा इस कि भारतीय कृषि की विशेषता क्या है। तो कैसे आपको बता दूं कि भारतीय जो कृषि है, इंडियन एग्रीकल्चर है, वह एक तो खाद्यान्न आधारित अर्थ जो है कृषि ज़्यादा है। हालांकि हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है टोटल खाद्यान्न की जो है उसमें ज़्यादा है, रेशियो है। अब मैं इसको ज्योग्राफिकल व्यू से जो है देखने का प्रयास हम लोग करते हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से इसको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए गैस, हम लोग सबसे पहले भौगोलिक दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं, तो भारत ऐसे जियोग्राफिकल सिचुएशन में, ऐसे जियोग्राफिकल स्थिति में है कि जो भारत की जलवायु है वह एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। इस मानसूनी प्रकार की जलवायु के साथ साथ, जलवायु तो एक महत्वपूर्ण कारक है ही, इस कारक के साथ साथ जो भारत की स्थलीय बनावट है वह इतना बेहद खूबसूरत है जो पूरी दुनिया में अपने आप में अनोखा है। यही कारण है कि भारत पूरे विश्व में भौगोलिक विविधताओं के परिप्रेक्ष्य में भी विश्व से, अगर विश्व के परिदृश्य में देखें, विश्व पटल पे अगर भारत को देखें, तो उस पटल पर भी भारत एक अलग दृष्टिकोण से ही नजर आता है। क्यों? क्योंकि भारत एक प्रायद्वीपी, जिसका प्रायद्वीपी भाग, जिसके तीन तरफ से समुद्री भाग हो, तो वह देश कितना समृद्ध हो सकता है भौगोलिक प्राकृतिक रूप से, प्रकृति के संपदा से यह देश क्या है, बहुत ही समृद्ध है। और यही इसी समृद्धता का परिचायक है कि भारत दुनिया का दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश भी है कि नहीं। बिना नेचुरल समृद्धि के, बिना प्रकृति के समृद्धि के क्या है हम दुनिया के दूसरे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश बन सकते हैं? आज चीन है, चाहे भारत की बात करें चाहे चीन की बात करें, दोनों देश प्राकृतिक रूप से जो संपन्नता है उसमें समृद्ध है, तभी न कहीं इस जनसंख्या का प्रमुख कारक। अब भारत की भौगोलिक स्थिति में देखें तो कृषि की हम लोग बात कर रहे थे। कृषि किस क्षेत्र में होती है? कृषि मूलतः देखिए भारत के मैदानी क्षेत्र में होती है। उसके बाद हम लोगों को पर्वतीय क्षेत्र में भी कृषि देखने को मिलती है, भारत के पठारी क्षेत्रों में भी खेती देखने को मिलती है। इन तीनों प्रकार की
स्थलाकृतियों में। भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में भी हम लोगों को कृषि देखने को मिलती है। ये बात अलग है कि अलग अलग खेती हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो भारत का जो विशाल मैदानी क्षेत्र है, जो दुनिया का विशालतम मैदान है, ये आप देखेंगे अगर भारत की ज्योग्राफी में, तो ये सिंधु से लेकर के ये सतलज का जो नदी का प्रवाह, सतलज से लेकर के पूरा गंगा का विशाल मैदानी क्षेत्र है। फिर इधर आप देखेंगे तो असम नदी का, जो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी क्षेत्र है, इधर महानदी का, फिर ये गोदावरी और कृष्णा नदी का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में, इधर कावेरी नदी का जो कि तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में, और ये तटीय प्रदेशों में मैदानी भाग, पश्चिमी घाट के तटीय प्रदेशों में मैदानी भाग, और ये इधर जो साबरमती जैसी नदियों का, नर्मदा नदी, साबरमती नदी का जो, हालांकि नर्मदा नदी बहुत बड़े मैदानी क्षेत्र से नहीं गुजरती है, लेकिन साबरमती का जो क्षेत्र है वह एक विशाल समृद्ध मैदानी भाग है। फिर उसके बाद मध्य भारत में अगर देखें तो जो पठारी भाग है, उन पठारी भागों में छत्तीसगढ़ का पठार आपका आता है, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का पठार, जो कि तेलंगाना में है, इसमें तेलंगाना का पठार। इन दोनों पठारी क्षेत्रों में धान की खेती बहुत अच्छी होती है, अनाज की खेती बहुत अच्छी होती है। और मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में भी आप अगर देखेंगे, हालांकि मध्य प्रदेश का अधिकांश पठारी भाग शुष्क क्षेत्र में है, इसके बावजूद भी कृषि जो है कुछ न कुछ होती है। मोटे अनाज के तौर पर यहाँ पर आप खेती देख सकते हैं। जो यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र है पठारी भाग में, कर्नाटक के प्रदेश में और कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र में, कुछ आंध्र प्रदेश के, इन क्षेत्रों में भी आप देखेंगे मोटे अनाज की खेती होती है। यह वृष्टि जहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है, आपका राजस्थान का थार मरुस्थल का क्षेत्र, इस थार मरुस्थल के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मोटे अनाज की खेती होती है। और अब तो जो है इंदिरा नहर के पहुंचने के कारण यहाँ पर कृषि का एक समृद्ध क्षेत्र विकसित हो गया है। इसको लेकर के भी आप जो है अपनी राय को समझ सकते हैं। इसके अलावा आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे भारत में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में भारत की एक बहुत समृद्ध क्षेत्र देखने को मिलता है। और वह समृद्ध क्षेत्र क्या हो सकता है? वह समृद्ध क्षेत्र अगर हम लोग देखें तो उसमें जो इधर आपका असम के अलावा जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का क्षेत्र है, पर्वतीय कृषि है, एक तरीके से है। निम्न ढाल के क्षेत्र में चाय के बड़े बड़े बागान देखने को मिलेंगे, असम के क्षेत्रों में बागान देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत के हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में कृषि आपको देखने को मिलेगी। और इस पर्वतीय क्षेत्र में भी आपको यह देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा गाइस, यहाँ पर भी आपको सबसे समृद्ध खेती में, जैसे सेब की खेती, कश्मीर में केसर की खेती, सेब की खेती, हिमाचल में खेती, और हिमाचल में धान की भी खेती, मसूरी जैसे क्षेत्रों में। तो कहने का मतलब यह है कि भारत प्राकृतिक रूप से संपन्न है ना। अभी कृषि के लिए कौन कौन से कारक होने चाहिए? कृषि के लिए सबसे पहले तो स्थलाकृति बहुत बड़ा कारक है। वहां की स्थलाकृति कैसी है, स्थलीय बनावट कैसी है, मैदान है कि पर्वतीय, पठारी, तटीय क्षेत्र है। फिर वहां पर वर्षा कैसी है, वर्षा यानी जल की उपलब्धता कैसी है ना। वहां पर तापमान कैसा है, टेम्परेचर की क्या स्थिति है। इन सब की उपस्थिति के बाद ये निर्भर करता है कि हमारे पास कृषि जनित संसाधन कैसे हैं, क्योंकि इन्हीं संसाधनों से हम लोग कृषि करेंगे। हमारे पास सिंचाई के संसाधन कैसे हैं, हमारे पास बुआई के संसाधन कैसे हैं, जुताई के संसाधन कैसे हैं, इन संसाधनों पर भारतीय कृषि निर्भर करेगी, चाहे दुनिया की कोई भी कृषि हो निर्भर करेगी। अब देखिए ये जो वर्षा है, ये वर्षा हमारे यहाँ किस पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है। अभी इस मानसून को समझना होगा। और गाइस आप जान रहे हो कि यह दुनिया का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला, बड़ा जनसंख्या वाला देश है। तो यहाँ पर जिस देश में 55% लोग कृषि पर निर्भर हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर निर्भर हो, उस देश में संभव ही नहीं है कि जोत का आकार बड़ा हो। तो यहाँ पर कृषि में कहा जाता है, भारतीय कृषि में, कि जोत का आकार कैसा है, छोटा है। छोटा होने के कारण क्या है कि हम लोग बड़ी बड़ी फार्मिंग खेती नहीं कर सकते अमेरिका की तरह,
कि जैसे अमेरिका में बड़ी बड़ी फार्मों में खेती करते हैं और एक समृद्ध खेती करते हैं, तो उस तरह की कृषि आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जोत का आकार छोटा होने के साथ ही साथ भारतीय कृषि मानसून का जुआ जो है कहा जाता है कि यह क्या मानसून का जुआ, यानी भारतीय कृषि करना क्या है, खेती करना एक जुआ खेलना है। क्यों? क्योंकि यह मानसून पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि अभी भी 49% कृषि किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर करती है। मान लीजिए थोड़ा सा रेशियो बढ़ा है तो 45% अभी भी कृषि वर्षा पर निर्भर कर रही है, 50% के लगभग, लेकिन 50% से ज्यादा, थोड़ा सा 50% नियर अबाउट लगभग आपके वर्षा पर निर्भर है, और उतना ही कृषि आपका जो है सिंचाई के संसाधनों पर निर्भर है। तो कृषि भी करने के लिए जो जल की उपलब्धता है वो बराबर होनी चाहिए। और आप मानसून को समझिएगा, मानसून को समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये भारतीय कृषि जुआ क्यों है, ये करना क्यों ऐसा है। अब देखो जब जून का महीना आता है तो हम लोग अक्षांश देशांतर ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, और ये जानते हैं कि 23 मार्च को 23 मार्च को जो सूर्य का प्रकाश है 0 डिग्री अक्षांश पर आता है, और 0 डिग्री अक्षांश से फिर वो चलना शुरू करता है, और अप्रैल के महीने में वो हिंद महासागर पे खूब झूम रहा होता है ना। और उसी समय मानसून के बनने की प्रक्रिया अप्रैल महीने में ही कहां पर शुरू होती है, हिंद महासागर में। ये मानसून का मतलब क्या है, मानसून बनने की प्रक्रिया मतलब क्या है, इस सूर्य के सीधे प्रकाश के पड़ने के प्रभाव से वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती। क्या होता है, वाष्पीकरण होना तेज गति से होगा, और इससे जल क्या होगा, ऊपर उठेगा, और इससे जल का संघनन होगा, और संघनन होने से बादलों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। बादलों का बनना यानी मानसून का बनना। अब ये जो है जैसे जैसे सूर्य का ऊर्ध्वाधर प्रकाश खिसकता जाएगा, और हम लोग एक जानते हैं कि 21 जून को सूर्य का प्रकाश किधर होता है, कर्क रेखा पर होता है, और कर्क रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा होता है, यानी भारत के मध्य में पड़ रहा होता है, तब पूरा दक्षिण, इसके दक्षिण का हिस्सा ये पूरा उष्ण होता है, गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य का सीधा प्रकाश होता है, और इस गर्म क्षेत्र के होने के कारण यहाँ का जो वायु का दाब है, यह वायु दाब इसकी गर्मी के प्रभाव से कम हो जाता है, लो प्रेशर का एरिया जनरेट होता है, जबकि उसी समय समुद्री भाग का जो तापमान है वह स्थिर रहता है। इस स्थिर तापमान रहने के प्रभाव से यहाँ पर हाई प्रेशर की स्थिति क्रिएट रहती है, हाई प्रेशर इसके सापेक्षिक रूप से, और इसके वजह से हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं ये किधर चलना शुरू कर देती हैं, ये भारत की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। और इसी में गाइस जो उत्तरी व्यापारिक पौने हैं, जिन्हें हम लोग जेट स्ट्रीम के भी नाम से जानते हैं, यह जेट स्ट्रीम की पेटी भी इसी क्षेत्र में आ जाती है, खिसक जाती है। कहां पर? यह खिसक करके आ जाती है कर्क रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में, जो लो प्रेशर का एरिया क्रिएट करने में मदद करती है, और मानसूनी पवनों को भारत की ओर चलना क्या करती, चलने में मदद करती है। अब ये मानसून जून के महीने में, जब अब मई का लास्ट महीना होता है, तब यह दो भागों में बंटता है। उसी समय एक जो है अरब सागर की तरफ से प्रवेश करता है, और दूसरा मानसून जो है हम लोग देखें अगर, तो यह प्रवेश करता है कहां से, बंगाल की खाड़ी की ओर से। और यह सबसे पहले अरब सागर का मानसून केरल के तट को 1 जून को स्पर्श करता है, और 1 जून के स्पर्श करने के बाद यह धीरे धीरे पूरे भारत में 10 से 15 जून तक अगर आप देखेंगे तो यह मुंबई के तट तक आ जाता है, और फिर यह 20 जून तक आते आते पूरे उत्तर भारत में मानसून छा जाता है, अरब सागर से आया हुआ मानसून। अब देखो गाइस, यह जो क्षेत्र है ना, यह क्षेत्र में वर्षा तभी होगी जब हिमालय अपना सिर ऊंचा करके खड़ा रहे। क्यों? क्योंकि इस तेज गति से चलने वाली ये मानसूनी पवनें, हिमालय अगर नहीं होता ना तो सीधे साइबेरिया में प्रवेश कर जाती, आगे निकल जाती, और उत्तर भारत जो है वर्षा से
वंचित हो जाता है। ये हिमालय से टकराने के बाद पूरे इस क्षेत्र में ये बादल जो है फैल जाता है और उत्तर भारत में वर्षा करने के लिए मजबूर। बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ मानसून यह जो है प्रवेश करता है पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र से बांग्लादेश में पूरा प्रवेश कर जाता है और ऐसे ही ये हम त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के क्षेत्र होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक चला जाता है।